फिल्म की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो क्यूब में जागता है और वह अलग अलग कमरों में जाने के लिए कुछ दरवाजे खोलता है। वह एक कमरे में जाता है और अचानक महसूस करता है कि एक जाल सक्रिय हो गया है। दीवार से कई कीलें निकलती हैं और उसके शरीर में छेद करके उसे मार देती हैं। इसके बाद हमें एक नया कमरा दिखाया जाता है जहां गोटो नाम का एक व्यक्ति जागता है और उसे वहां ओची नाम का एक अन्य व्यक्ति मिलता है। गोटो ओची को देखकर डर जाता है जो उसे शांत होने और आराम करने के लिए कहता है। ओची पूछता है कि क्या वह जानता है कि यह जगह क्या है और उसे चिहारू नाम के एक छोटे से व्यक्ति से भी मिलवाता है जो ज्यादा नहीं बोलता है। गोटो अपना फोन ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन ओची का कहना है कि उनके फोन ले लिए गए हैं। अचानक एक दरवाजा खुला और आइड नाम का एक व्यक्ति कमरे में अपने जूते फेंकता है। जूते और आइडे को देखकर सभी डर जाते हैं और हम देखते हैं कि आइडे घायल हो गया है। आइड अंदर जाने के लिए एक नया दरवाजा खोलता है लेकिन ओची उसे रोकता है और उनसे यह बताने के लिए कहता है कि वे कहाँ हैं। अचानक उन्हें बाहर तेज आवाज सुनाई देती है और आइड इसे जांचने के लिए ऊपर के दरवाजे पर चढ़ने का फैसला करता है। वह दरवाजा खोलता है और सबसे पहले जिस व्यक्ति को हमने देखा था उसका शव नीचे गिर जाता है और हर कोई डर जाता है। अचानक एक नया दरवाजा खुलता है और असाको नाम की एक लड़की कमरे में प्रवेश करती है और शुभ दोपहर कहती है और पूछती है कि वे कौन हैं। ओची दूसरे कमरे में भागने की कोशिश करता है लेकिन आइड उसे रोकता है और यह जांचने के लिए अपना जूता फेंकता है कि कमरा सुरक्षित है या नहीं। जाल सक्रिय हो जाते हैं और जूते को जला देते हैं और यह देखकर हर कोई डर जाता है। आइड एक नया दरवाजा खोलता है और उसे सुरक्षित पाता है और सभी को उसका अनुसरण करने के लिए कहता है। सभी नए कमरे में प्रवेश करते हैं और असाको सभी से उनके नाम पूछती है और अपना परिचय देती है। ओची का कहना है कि वह एक सुविधा स्टोर क्लर्क है और घर पर सो रहा था। गोटो का कहना है कि वह भी घर पर था और उसे याद नहीं कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। ओची को लगता है कि वे एक गेम शो में हैं और हर जगह कैमरे हैं। वह चिल्लाना शुरू कर देता है लेकिन आइड उसे चुप रहने के लिए कहता है। वे एक नए कमरे में जाते हैं और एक दरवाजे पर चढ़ते समय गोटो की शर्ट से एक बटन गिर जाता है। गोटो बटन उठाता है और देखता है कि वह बटन का उपयोग दीवारों पर लिखने के लिए कर सकता है और इसे रखने का फैसला करता है। वे कमरों का परीक्षण करने के लिए जूते का उपयोग करके आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन उन्हें जाल वाला एक कमरा मिलता है जो जूते को नष्ट कर देता है। आइड ने कमरों का परीक्षण करने के लिए गोटो से अपने जूते देने के लिए कहा और गोटो को दरवाजे के पास कुछ नंबर लिखे हुए मिले। एक नए कमरे से गुजरते समय गोटो को फिर से कुछ नंबर लिखे हुए मिलते हैं और वह ओची को भी यह दिखाता है। ओची का कहना है कि उन्हें याद है कि जिस कमरे में भाला है उसमें कुछ नंबर भी हैं और उन्होंने अन्य दरवाजों की जांच करने का फैसला किया है। जब गोटो संख्याओं की जांच करने के लिए दरवाजा खोलता है तो उसे नए कमरे में एंडो नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। एंडो सोचता है कि यहाँ हर कोई उसे यहाँ से निकाल रहा है और उन्हें धन्यवाद भी देता है। गोटो उसे बताता है कि हर कोई उसकी तरह यहाँ फंसा हुआ है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। आइड ऊपर जाना चुनता है और ऊपर एक दरवाजा खोलता है और गोटो उसका पीछा करता है। ओची एंडो को बताता है कि वे आइडे का अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि वह इस जगह के बारे में अधिक जानता है। आइडे और गोटो अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाते हैं और सभी को ऊपर चढ़ने के लिए इसका उपयोग करने के लिए कहते हैं। वे एक एक करके सभी को ऊपर खींचते हैं और दूसरे कमरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बाद में ओची ने एंडो को बताया कि कुछ कमरों में जाल हैं जबकि कुछ सुरक्षित हैं। जब चिहारू दरवाजे पर चढ़ रहा होता है तो एंडो एक शोर सुनता है और दरवाजा बंद होने से पहले उसे बचा लेता है। इससे चिहारू डर जाता है और गोटो एक नए कमरे की जांच करने का फैसला करता है। उसे कमरा सुरक्षित लगता है और हर कोई अंदर जाने का फैसला करता है और चिहारू को दरवाजे पर कुछ नंबर भी लिखे दिखाई देते हैं। कमरे में प्रवेश करने के बाद रोशनी बंद हो जाती है और अचानक उन्हें ऊपर से बड़े ब्लेड वाले कुछ पंखे आते दिखाई देते हैं। गोटो बहुत डर जाता है और घबराहट में चिल्लाना शुरू कर देता है लेकिन आइड नीचे एक दरवाजा खोलता है और सभी को इसका उपयोग करने के लिए कहता है। हर कोई दरवाजे से नीचे भाग जाता है और आइड को उसके व्यवहार के लिए गोटो पर गुस्सा आता है। एंडो भी आइड पर गुस्सा हो जाता है
और उससे कहता है कि वह एक ऐसे नेता की तरह व्यवहार कर रहा है जिसे किसी की परवाह नहीं है। एंडो का कहना है कि आइड का ध्यान सिर्फ आगे बढ़ने पर है और उसके पास कोई योजना नहीं है। हर कोई शांत होकर थोड़ी देर आराम करने का फैसला करता है। चिहारू गोटो के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे पहले के दरवाजों के नंबर याद हैं। गोटो उसे संख्याएं बताता है और चिहारू फर्श पर संख्याएं लिखने के लिए बटन का उपयोग करता है। चिहारू के साथ बात करते समय गोटो को पता चला कि चिहारू बहुत छोटा है और यहाँ तक कि अडल्ट से नफरत करता है। गोटो के पास अपने छोटे भाई का फ्लैशबैक आया है जो बैठकर पढ़ रहा है। गोटो देखता है कि चिहारू संख्याओं को हल कर रहा है और वह उनमें कुछ तर्क खोजने की कोशिश करता है। अचानक गोटो को कुछ एहसास होता है और वह सभी को बताता है कि उसने पता लगा लिया है कि जाल से कैसे बचा जाए। वह सभी को बताता है कि जिन कमरों में प्राइम संख्याएं हैं उनमें जाल हैं और उन्हें ऐसे कमरों से बचना चाहिए। गोटो अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का निर्णय लेता है और एक नया दरवाजा खोलता है और मानता है कि यह सुरक्षित है। वह अपने जूते का उपयोग नहीं करता है और अंदर कूद जाता है और पाता है कि कमरा सुरक्षित है। यह देखकर हर कोई खुश हुआ और क्यूब में आगे बढ़ने के लिए इस संख्या के विचार का उपयोग करने का निर्णय लिया। वे हर दरवाजे पर नंबर चेक करते रहते हैं और नए कमरों में आगे बढ़ते रहते हैं। बाद में वे एक नए कमरे में पहुंचते हैं और पाते हैं कि अन्य सभी दरवाजों में जाल लगे हुए हैं। असाको का सुझाव है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन गोटो ने दरवाजे पर फिर से संख्याओं की जांच करने का फैसला किया। जब गोटो एक कमरे की जांच कर रहा होता है, एंडो आवाज करता है और जाल नए कमरे में सक्रिय हो जाते हैं। गोटो बाल जाल से भागने में सफल हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि जाल केवल ध्वनि पर ही सक्रिय होते हैं। उन्हें यह भी एहसास होता है कि कमरे में दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज का पता नहीं चलता है। आइड इस कमरे को चुपचाप पार करने का सुझाव देता है और हर कोई सहमत हो जाता है क्योंकि कोई अन्य रास्ता नहीं है। एक एक करके वे कमरे को पार करते हैं और एंडो आखिरी व्यक्ति है जो कमरे को पार कर रहा है। अचानक ओची का जूता नीचे गिर जाता है और जाल को सक्रिय करने के लिए आवाज करता है। एंडो भागने में सफल हो जाता है, लेकिन उसका पैर घायल हो जाता है और उसे ओची पर बहुत गुस्सा आता है। एंडो ओची का बहुत बुरा अपमान करता है और यहाँ तक कि उसे गालियां भी देता है। एंडो कहता है कि वह बाहरी लोगों के साथ काम कर रहा है जो उसे मारना चाहते हैं। ओची अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और एंडो के व्यवहार के कारण बहुत अपमानित महसूस करता है। चिहारू को दीवार पर एक क्यूब का चित्र दिखता है और वह गोटो से उसे देखने के लिए कहता है। गोटो को एहसास होता है कि वे एक क्यूब के आकार के कमरे में हैं और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। अचानक हम देखते हैं कि कमरे की रोशनी बदल गई है और एक जाल सक्रिय हो जाता है और कुछ जहरीली गैस छोड़ता है। हर कोई वहां से भाग जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि पिछले कमरे में कोई प्राइम संख्या न होने के बावजूद जाल थे। गोटो का कहना है कि चित्रों के आधार पर प्रत्येक कमरा एक क्यूब की तरह है और सभी कमरे मिलकर एक बड़ा क्यूब बनाते हैं। ड्राइंग में गोटो को मिले नंबरों के आधार पर उनका कहना है कि यहाँ सीमित संख्या में कमरे हैं और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की जरूरत है। ओची एक नया दरवाजा खोलता है और पहले मिले शव वाला कमरा पाकर डर जाता है। हर कोई भ्रमित है और महसूस करता है कि वे गोल घूम रहे हैं और उसी कमरे में वापस आ गए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ओची उदास महसूस करता है और रोने लगता है, लेकिन आइड उसे शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। असाको का कहना है कि वे एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और यह वही कमरा नहीं हो सकता। ओची सभी को बताता है कि कमरे भी चल रहे हैं और उन्हें यहाँ से भागने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाद में आइड ने गोटो से कहा कि उसे यहाँ से निकलना होगा और अपनी पत्नी के पास जाना होगा जो उसका इंतजार कर रही है। गोटो को अपने युवा भाई का एक और फ्लैशबैक मिलता है जो छत पर खड़ा है जब वह चिहारू की मदद कर रहा है। चिहारू जाल के लिए एक नए कमरे की जांच करने का फैसला करता है, लेकिन अचानक कमरे में हलचल होती है और वह कमरे में गिर जाता है। जाल सक्रिय हो जाते हैं और एक लेजर कमरे को स्कैन करता है और चिहारू पर लेजर शूट करता है, लेकिन गोटो आता है और उसे बचाता है। आइड भी उन दोनों को बचाने के लिए भी आता है और उन्हें कमरे से बाहर निकालने में कामयाब होता है। जब आइड कमरे से भागने वाला होता है,
तो लेजर उसे स्कैन करने में सक्षम होता है और उसे तुरंत मार देता है। आइड की मौत पर हर कोई दुखी है और रो रहा है और गोटो उत्तर खोजने के लिए संख्याओं को डिकोड करने का निर्णय लेता है। गोटो को पता चलता है कि दरवाजे पर मौजूद नंबर निर्देशांक दर्शाते हैं और उसकी गणना के आधार पर वे बाहर निकलने के करीब हैं। वह नए नंबरों की जांच करने के लिए एक दरवाजा खोलता है और कहता है कि उन्हें क्यूब में नीचे जाते रहना चाहिए। ओची का कहना है कि वह अपनी सीमा पर है और बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता है और हर कोई नए कमरे में चला जाता है। हम देखते हैं कि एंडो दर्द में है और उसे लगता है कि यह सब एक सजा है क्योंकि वह बाहर अच्छा आदमी नहीं था। गोटो के पास एक और फ्लैशबैक है जहां हम देखते हैं कि उसका भाई अपने पिता से डरता था जो उसे सजा देते थे और मारते भी थे। अचानक कमरे में जमीन से सलाखें ऊपर उठती हैं और ओची और एंडो को दूसरों से अलग कर देती हैं। गोटो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है लेकिन एंडो को एहसास होता है कि कुछ नहीं किया जा सकता और सलाखें बहुत मजबूत हैं। एंडो ने फैसला किया कि वह खुद ही बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगा और समूह को अलविदा कहकर नए कमरे में चला जाता है। ओची भी सभी को अलविदा कहता है और एंडो का अनुसरण करने का फैसला करता है। गोटो और अन्य लोग अपना खुद का निकास खोजने का निर्णय लेते हैं और असाको को 999 नंबर वाला एक दरवाजा दिखाई देता है। वे एक नए कमरे में प्रवेश करते हैं जहां कमरा गोटो को स्कैन करता है और गोटो की यादों में से एक को बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है। हम देखते हैं कि गोटो का छोटा भाई छत पर गया और आत्महत्या करना चाहता था क्योंकि वह रोज-रोज की मार से तंग आ गया था। वह कहता है कि वह गोटो की तरह परिपूर्ण नहीं हो सकता और छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। गोटो ने यह सोचकर उसे नहीं बचाया कि वह कूदेगा नहीं और क्लिप दोबारा देखने के बाद मानसिक रूप से टूट जाता है। एंडो और ओची नए कमरे में आते हैं जहां एंडो को नीचे एक सुरक्षित कमरा मिलता है और कहता है कि उसे बाहर जाना होगा। एंडो का कहना है कि उसका एक परिवार है और बाहर नौकरी है और वह ओची की तरह बेकार नहीं है और फिर से उसका अपमान करता है। ओची एंडो पर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि उसकी स्थिति का यहाँ कोई मतलब नहीं है और वे सभी यहाँ समान हैं। एंडो का कहना है कि वह उससे नफरत करता है और अचानक एक आवाज सुनता है और इसकी जांच करने के लिए नीचे देखता है। ओची मौके का फायदा उठाता है और एंडो को पकड़ लेता है और दरवाजे से उसके सिर पर कई बार वार करके उसे मार डालता है। गोटो अभी भी उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा है और चिहारू उससे पूछता है कि उसने अपने भाई को क्यों नहीं बचाया और उसे कायर कहा। चिहारू का कहना है कि सभी अडल्ट एक जैसे हैं और वह एक दरवाजा खोलता है और नीचे कूद जाता है। गोटो उसका हाथ पकड़ने और उसे बचाने में सफल हो जाता है और हमने देखा कि चिहारू के हाथ पर कुछ निशान हैं और उसे पीटा भी गया था। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और रोते हैं और असाको उन्हें एक साथ देखकर खुश महसूस करती है। वे एक नया दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि वे क्यूब के किनारे पर आ गए हैं और एक कमरे में हलचल होती हुई देखते हैं। वे देखते हैं कि कमरे में एक खुला स्थान है और उन्हें पता चलता है कि अंततः सभी कमरे अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं। गोटो का कहना है कि उसकी गणना के अनुसार इस कमरे का नंबर 999 होना चाहिए और असाको का कहना है कि उसने यह कमरा पहले देखा था। वे इस कमरे में वापस जाने का फैसला करते हैं और ओची को एक कमरे में पाते हैं और उसे देखकर खुश होते हैं। ओची के कपड़ों पर खून लगा है और कहता है कि एंडो एक जाल में मर गया लेकिन चिहारू को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। बाद में चिहारू ने गोटो को बताया कि जब वह एंडो की मौत के बारे में बात कर रहा था तो उसने ओची को मुस्कुराते हुए देखा था। असाको को कमरा मिल जाता है और वह इसकी जांच करने के लिए अंदर जाती है। गोटो और चिहारू ओची को पीछे छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। ओची गोटो को पकड़ लेता है और उसे फर्श पर फेंक देता है और कहता है कि उसने एंडो को मार डाला क्योंकि उसने उसे धमकाया था। ओची का कहना है कि बाहर भी लोग उसे चिढ़ाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे लेकिन अब उसने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। वह कहता है कि वह गुस्से से भर गया है और अब सभी को मार डालेगा और फिर गोटो को मारना शुरू कर देता है। चिहारू उसे रोकने के लिए जाता है लेकिन ओची उसे मारता है और दूर फेंक देता है। ओची गोटो को मारने की कोशिश करता है और उसका दम घुंटने के लिए उसकी गर्दन दबाने लगता है।
गोटो ने वापस लड़ने का फैसला किया और उसका मानना है कि उसे खुद को और चिहारू को बचाना होगा क्योंकि वह अपने भाई को नहीं बचा सका। वह खुद को ओची से मुक्त करता है और अचानक एक जाल सक्रिय हो जाता है और ओची को पकड़ लेता है और उसमें भाले डालकर उसे मार देता है। जाल दूसरों को मारने की कोशिश करता है लेकिन गोटो चिहारू को बचाने में सफल हो जाता है लेकिन कमरे के अंदर फंस जाता है। चिहारू असाको के कमरे में जाता है और वह अपनी जगह की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि चिहारू रो रहा है। कमरा अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाता है और वे बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। चिहारू जाने के लिए नीचे उतरता है और कहता है कि जीवित रहने के लिए उसे बाहरी दुनिया में बदलाव करना होगा। असाको का कहना है कि वह और बचे लोगों की तलाश के लिए यहीं रुकेगी। चिहारू बाहर की ओर एक गलियारे में जाता है जिसके सामने एक रोशनी है। इसके बाद हमें एक कमरा दिखाई देता है जहां एक दरवाज़ा खुलता है और गोटो को नीचे फेंक दिया जाता है जो बुरी तरह घायल हो गया है लेकिन अभी भी जीवित है। हम देखते हैं कि अन्य खिलाड़ियों ने क्यूब में अपनी यात्रा पूरी कर ली है और गोटो की यात्रा जारी रहेगी। यह सारी जानकारी असाको द्वारा उसकी आंखों के सामने डाउनलोड की गई है जो एक एंड्रॉइड रोबोट होने का खुलासा करती है। वह अन्य बचे लोगों की विषयों के रूप में निगरानी कर रही थी और एक नए समूह को खोजने का द्वार खोलती है। वह उनका स्वागत उसी पंक्ति के साथ करती है जो उसने पिछले समूह से मिलने पर कहा था और शुभ दोपहर कहती है और पूछती है कि वे कौन हैं।